अंधेरे का साया। शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और एकांत जगह की तलाश में लेखक विक्रम ने एक पुराना विशाल हवेली किराए पर ली थी। यह हवेली देवगढ़ नामक एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। विक्रम को अपनी अगली रहस्यमयी उपन्यास के लिए प्रेरणा चाहिए थी, और उसे लगा कि ये एकांत स्थान उसके लिए एकदम सही होगा। हवेली सदियों पुरानी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे धूल से सने थे, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी बरकरार थी। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे। विक्रम दिन भर लिखता, शाम को जंगल की पगडंडियों पर टहलता और रात को तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर चाय पीता। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी खामोशी थी, खासकर जब हवेली की बात आती थी। विक्रम ने कई बार कोशिश की कि वे हवेली के इतिहास के बारे में कुछ बताएं, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता या वे विषय बदल देते। एक बूढ़ा ग्रामीण, जिसका नाम काका था, ने एक बार विक्रम को चेतावनी दी थी। बाबूजी, उस हवेली में रात को अकेले मत रहना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। विक्रम ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। एक रात जब विक्रम अपनी कहानी के एक जटिल मोड़ पर काम कर रहा था, उसे हवेली के ऊपरी माले से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। विक्रम ने कलम रख दी और कान लगाए। आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। उसने सोचा कि शायद हवा से कोई दरवाजा हिल रहा होगा या कोई जानवर होगा, लेकिन हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। अगली सुबह विक्रम ने ऊपर जाकर देखा। ऊपरी माले पर कई कमरे थे जो सालों से बंद पड़े थे। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, जहां धूल की मोटी परत जमी थी। कमरे के बीचों बीच धूल में एक लंबी गहरी लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी ने कोई भारी चीज घसीटी हो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई जानवर नहीं कर सकता था। उसने दरवाजा बंद किया और नीचे आ गया, मन में एक अजीब सी बेचैनी लिए। कुछ दिनों बाद, रात के खाने के बाद, विक्रम ने अपनी मेज पर रखी एक पुरानी किताब उठाई। वह किताब उसने हवेली की लाइब्रेरी से ली थी, जो धूल और मकड़ी के जालों से भरी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसकी जिल्द फटी हुई थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर से एक सूखा हुआ गुला और एक पुराना, मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा गिरा। कागज पर धुंधली स्याही से कुछ लिखा था, जो अब मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। विक्रम ने ध्यान से पढ़ा। वे मुझे यहाँ बंद कर देंगे। मैं भागना चाहती हूँ। उसकी आंखें, वे मुझे हर जगह देखती हैं। नीचे एक तारीख लिखी थी, 1947। विक्रम के मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। यह कौन था? किसे बंद किया गया था? और उसकी आंखें किसकी थीं? उसने तुरंत गांव के काका से मिलने का फैसला किया। काका ने जब वह कागज देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से कागज वापस किया और बोले, बाबूजी, ये सब छोड़ दीजिए। यह हवेली शापित है। यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। काका ने बताया कि दशकों पहले इस हवेली में एक जमींदार रहता था, जिसका नाम रघुवीर था। उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम राधा था, जो बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी। रघुवीर ने राधा की शादी एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय की थी, लेकिन राधा किसी और से प्यार करती थी, गांव के एक गरीब लड़के मोहन से। जब रघुवीर को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने राधा को हवेली के ऊपरी माले के एक कमरे में बंद कर दिया और मोहन को गांव से भगा दिया। राधा ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। एक रात राधा ने अपनी जान ले ली। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, न्याय की तलाश में। विक्रम ने काका की बात सुनी, लेकिन उसे लगा कि कहानी में कुछ अधूरापन है। सिर्फ एक आत्मा के भटकने से इतनी रहस्यमयी घटनाएं नहीं हो सकती। उसने उस कमरे में वापस जाने का फैसला किया जहां राधा को बंद किया गया था। इस बार वह टॉर्च और एक मजबूत छड़ी लेकर गया। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जो दीवार में धंसी हुई थी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कुछ भी नहीं था। विक्रम ने अलमारी के अंदर देखा और उसे एक अजीब सी चीज दिखी। अलमारी की पिछली दीवार पर एक छोटा सा छेद था,
जो किसी ने जानबूझकर बनाया था। उसने छेद में टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि वह छेद एक गुप्त मार्ग की ओर जाता था। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या था? उसने हिम्मत जुटाई और उस संकरे रास्ते में घुस गया। रास्ता अंधेरा और धूल भरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता एक छोटे से कमरे में खुला। यह कमरा हवेली के बाहर से बिल्कुल अदृश्य था। कमरे में एक पुरानी मेज और एक कुर्सी पड़ी थी। मेज पर कुछ पुराने कागजात बिखरे थे और एक डायरी भी थी। विक्रम ने डायरी उठाई। ये राधा की डायरी थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में राधा ने अपनी कैद, मोहन के लिए अपने प्यार और अपने पिता की क्रूरता के बारे में लिखा था। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने विक्रम को हिला दिया। राधा ने लिखा था कि उसे पता चला है कि उसके पिता रघुवीर ने मोहन को सिर्फ भगाया नहीं था, बल्कि उसे मार डाला था और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में कहीं छिपा दिया था। राधा ने यह भी लिखा था कि रघुवीर ने उसे इसलिए बंद किया था ताकि वह मोहन की मौत का राज किसी को न बता सके। और सबसे भयानक बात ये थी कि रघुवीर ने राधा को खुद नहीं मारा था, बल्कि उसे धीरे धीरे जहर देकर मारा था ताकि उसकी मौत स्वाभाविक लगे। डायरी के आखिरी शब्द थे, वह मुझे देख रहा है, उसकी आंखें, वे हर जगह हैं, मैं भागना चाहती हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक भयानक अपराध की कहानी थी। रघुवीर ने अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी को मार डाला था, लेकिन उसकी आंखें कौन थीं? क्या रघुवीर की आत्मा अभी भी हवेली में थी? तभी उसे अपने पीछे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा। कमरे के कोने में, जहां अंधेरा घना था, उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वे आंखें लाल थीं और उनमें एक भयानक क्रूरता थी। विक्रम की सांसें अटक गईं। वह कोई आत्मा नहीं थी, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और बाल सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो राधा ने अपनी डायरी में लिखी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी की आवाज कर्कश थी, जैसे सालों से उसने बात न की हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? मैं इस हवेली का रखवाला हूँ, बूढ़ा आदमी बोला, और मैं सालों से इस राज की रखवाली कर रहा हूँ। तुम रघुवीर हो? विक्रम ने पूछा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। बूढ़ा आदमी हंसा, एक भयानक, सूखी हंसी। रघुवीर तो कब का मर चुका, मैं उसका बेटा हूँ, राधा का छोटा भाई। मेरा नाम है वीरेंद्र। विक्रम को झटका लगा। वीरेंद्र, राधा का भाई। वीरेंद्र ने आगे कहा, पिताजी ने मुझे सब बताया था। राधा ने हमें धोखा दिया था, उस गरीब लड़के के साथ भागना चाहती थी। पिताजी ने जो किया, सही किया, लेकिन राधा ने मरने से पहले यह डायरी लिख दी थी। मैं नहीं चाहता था कि ये राज कभी बाहर आए, इसलिए मैंने इस गुप्त कमरे को बनाया और डायरी को यहाँ छिपा दिया। और जब भी कोई इस हवेली में आता है और कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करता है, तो मैं उसे डरा कर भगा देता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ चीजें भी करनी पड़ती हैं। विक्रम को समझ आ गया। ऊपरी माले से आने वाली आवाजें, धूल में बनी लकीरें, सब वीरेंद्र का काम था। वह लोगों को डराता था ताकि वे हवेली के राज तक न पहुंच सकें। और उसकी आंखें रघुवीर की नहीं, बल्कि वीरेंद्र की थीं, जो अपने पिता के अपराधों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तुमने राधा की आत्मा को भी डराया होगा, है ना? विक्रम ने पूछा। वीरेंद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। आत्मा? आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब मन का वहम है। लेकिन अगर कोई आत्मा होती भी, तो वह भी मुझसे डरती। वीरेंद्र धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी, जंग लगी कुल्हाड़ी थी, जो उसने कमरे के कोने से उठाई थी। तुमने बहुत कुछ जान लिया है, लेखक बाबू। अब तुम्हें भी इस हवेली के राज के साथ दफन होना होगा। विक्रम को अपनी जान बचाने के लिए भागना था। उसने तेजी से मेज पर रखी डायरी उठाई और वीरेंद्र पर फेंक दी। वीरेंद्र एक पल के लिए लड़खड़ाया। विक्रम ने उस छोटे से गुप्त रास्ते की ओर दौड़ लगाई जिससे वह आया था। वीरेंद्र उसके पीछे भागा। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर घिसकती हुई भयानक आवाज कर रही थी।
विक्रम किसी तरह गुप्त रास्ते से बाहर निकला और हवेली के मुख्य हिस्से में पहुंचा। वह जानता था कि उसे गांव तक पहुंचना होगा। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। वीरेंद्र उसके ठीक पीछे था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जैसे ही विक्रम मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग, जिनमें काका भी शामिल थे, टॉर्च और लाठियां लिए हवेली की ओर आ रहे थे। शायद काका को विक्रम की चिंता हुई थी और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया था। वीरेंद्र ने जैसे ही गांव वालों को देखा, वह रुक गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ था। वह जानता था कि अब वह पकड़ा जाएगा। उसने एक आखिरी कोशिश की और कुल्हाड़ी उठाकर विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। पुलिस आई और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। राधा की डायरी और गुप्त कमरा, सब सबूत थे। मोहन की लाश भी हवेली के तहखाने से बरामद की गई। देवगढ़ गांव का दशकों पुराना राज आखिरकार खुल गया। विक्रम ने अपनी अगली उपन्यास के लिए एक भयानक और सच्ची कहानी पाली थी। लेकिन उस रात की घटनाएं, वीरेंद्र की लाल आंखें और हवेली का अंधेरा साया हमेशा के लिए उसके मन में बस गए। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे भयानक राक्षस आत्माएं नहीं होती, बल्कि वे इंसान होते हैं जो अपने स्वार्थ और क्रूरता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें उजागर करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है। हवेली अब खाली थी, लेकिन उसकी दीवारों में दफन कहानियां हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी।